नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग माधव निदान पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ग्रंथि, गलगंड, गंडमाला, अपची और उसके बाद ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं। और ग्रंथि के भी जो टाइप्स हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने पित्तज ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया है। अब कफज ग्रंथि ये हम लोग पढ़ेंगे। कहीं पर भी स्वेलिंग हो जाती है और गांठ हो जाती है उसको ग्रंथि बोला जाता है। और वात पित्त कफ के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन करके माधव निदान में बताया गया है। अगर हम बेसिक चीजें समझ जाते हैं तो हमें पेशेंट का डायग्नोसिस करना बहुत इजी हो जाता है। तो माधव निदान जो है इसका मूल नाम है रोग विनिश्चय नाम का ग्रंथ। और ये माधवकार जी ने लिखा है। तो इसलिए इसको माधव निदान बोलते हैं। तो अभी हम लोग कफज ग्रंथि पढ़ेंगे। अभी आप लोग स्क्रीन पे देखिए क्या बताया है। इसमें बता रहे हैं कि शीतो अविवर्णो अल्परुजो अतिकंडुः पाषाणवत् सहननोपपन्नः चिराभिवृद्धश्च कफ प्रकोपात् भिन्नः स्रवे शुक्ल घनम च पूयम। जो भी चीजें बताई हैं वो उस टाइम पे लिखी गई है मध्यकालीन भारत में। वैसे ही आज भी दिखता है कि कफ वाली ग्रंथि जो रहती है वो स्पर्श में शीतल रहती है। और उसका कलर जो रहता है जैसा बॉडी का स्किन का कलर होता है देह के समान वर्ण वाली होती है। पत्थर के समान कठोर होती है। थोड़ी पीड़ा वाली होती है और खुजली बहुत ज्यादा होती है। देर में बढ़ती है, फुटने पे गाढ़ा सफेद पीप निकलता है। बस ऐसा ही निकलता है। तो इसमें बता रहे हैं कि स्पर्शशीत, पत्थर जैसा कठिन, त्वचा के वर्ण वाली, वेदना कम होना, कंडू बहुत रहता है, ग्रंथि आकार में बड़ी होती है और पाक बहुत धीरे धीरे होता है। भेदन होने पे सफेद घन पोस्त्राव निकलता है। टीकाकार क्या बोलते हैं ये हम लोग देखते हैं। टीकाकार बोलते हैं कि कफ ग्रंथिम आह शीत इत्यादि अविवर्ण प्रकृति वर्ण ईषद विवर्ण इति कश्चित पाषाणवत् सहनोपपन्न इति पाषाणवत् कठिन इत्यर्थ किंवा पाषाणवत् भवति सहनोपपन्न इति संघातनान्वितो महान इत्यर्थः। कफज ग्रहणी के लक्षण कहते हैं कि शीत इत्यादि अविवर्ण मतलब देह के प्राकृत वर्ण युक्त होती है। रोगी का प्राकृत वर्ण गौर है तो ग्रंथि भी गौर वर्ण की होगी। अगर व्यक्ति काले रंग का है तो ग्रंथि भी काले रंग की होगी। कई आचार्य अविवर्ण यहाँ अ से ईषद अर्थ लेकर ईषद विवर्ण मान लेते हैं और उसका अर्थ किंचित विकृत वर्ण युक्त ऐसा कर देते हैं। पाषाणवत इत्यादि इसका अर्थ है कि कफत ग्रंथि पत्थर के समान कठोर होती है अथवा पत्थर के समान आकार युक्त होती है। सहनोपपन्न अर्थात संघात युक्त और महान बड़ा भारी होती है। कफज ग्रंथि जो होती है स्पर्श में शीतल होती है और देखने में त्वचा के समान वर्ण वाली अथवा कुछ विवर्ण सी होती है। उसमें पीड़ा तो कम होती है किंतु कंडू अत्यंत होती है। इसके अतिरिक्त वह पत्थर के समान गोल सी अति कठोर और भारी होती है।
चूंकि उसमें कफ का प्रकोप होता है, अतः कफ के मंद स्वभाव से वह अत्यंत चिरकाल के पश्चात धीरे धीरे पकती है, और पाक के पश्चात उसमें से अत्यंत सफेद और गाढ़ा पोए मवाद निकलता है। ये चीज है, अलग अलग भाषा में ग्रंथकार बताते हैं, वही चीज बताया है। अभी हम लोग इसका चिकित्सा देखते हैं। तो ग्रंथि की चिकित्सा कैसी बताइए कि ग्रंथि में आमावस्था जब रहती है, मतलब ग्रंथि जो है, कोई भी गांठ है वो कच्ची है, तो व्रण शोध जैसे चिकित्सा करनी है, तो इसमें लंघन, स्वेदन, विरेचन उपक्रम किए जाते हैं। शोधन चिकित्सा और संसर्जन क्रम के बाद विविध प्रकार के लेप किए जाते हैं। यष्टि मधु, बीज पूरक, देवदार, बिल्वमूल, कुष्ठ, वचा, वरुण, अतिविषा, अजगंधा, लज्जालु, पुनर्नवा, सर्षप आदि द्रव्य लेप के लिए उपयुक्त होते हैं। लेप से ग्रंथि में विम्पलापन होता है। उपनाह का भी लाभ होता है। उपनाह के लिए विविध प्राणियों का मांस इस्तेमाल करते हैं। स्थानिक मर्दन भी लाभदायक है। त्रिफला, गुगुल जैसे लेखन कल्प उपयोग में आते हैं। इन सब उपक्रमों से समन्वय हुआ तो शस्त्र से ग्रंथि निर्धारण करते हैं। और ये जो ग्रंथि होती है ये ठीक हो जाती है। अगर कफस टाइप है तो इसमें हम लोग त्रिकटु वगैरह देते हैं, जो कफ शामक द्रव्य है, वो करने से ये ठीक हो जाता है। इसके बाद आती है मेदोज ग्रंथि, जो हम लोग लाइपोमा समझते हैं, ठीक है, जिसमें फैट्स रहता है। तो मेदोज ग्रंथि क्या बताया है माधव निदान में? शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानि ही, स्निग्धो महान कंडुयुतो अरुजश्च, मेद कृतो गच्छति चात्र भिन्ने, पिण्याक सर्पी सर्पी प्रतिमम तु मेदहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको लाइपोमा हो जाता है। तो आप लोगों का भी अनुभव आया होगा लाइपोमा के पेशेंट का। तो वो क्या बता रहे हैं कि मेद की ग्रंथि जो होती है, शरीर की वृद्धि के साथ बढ़ती है, शरीर की क्षीणता के साथ क्षीण होती है, चिकनी और बहुत बड़ी होती है। इसमें खुजली होती है, पीड़ा नहीं होती है। फूटने पर तिल की खल्ली अथवा घी के समान चिकना मेद निकलता है। और और क्या बोल रहे हैं टीकाकार की, यह आहार से वृद्ध हुआ मेद वायु के द्वारा त्वचा और मांस में लाया जाता है। मतलब अगर किसी ने मेदवर्धक चीजें खाई, जैसे मैदा के पदार्थ बहुत खाए, या फिर एनिमल फैट खा रहे हैं, कैसे भी मेद कारक आहार का सेवन हो रहे हैं, तो वायु जो है वो बढ़ के मेद को वायु के द्वारा मांस और त्वचा में लाते हैं, और उस स्थान में मेदोज ग्रंथि की उत्पत्ति करते हैं। यह ग्रंथि आकार में बड़ी होती है, स्निग्ध श्याव पांडु वर्ण की, मृदु और चल होती है। कंडू अधिक होता है परंतु वेदना नहीं होती है। शरीर में अन्यत्र मेद का संचय हो तो वह ग्रंथि भी आकार में बड़ी होती है, और शरीर कृश होने से कम हो जाती है। ग्रंथि का भेद होने से ये घन होती है, घृत के समान होती है, तिल के पिंडी के समान, थोड़ी सी मतलब छोटी सी तिल जैसी वैसी होगी, और ताम्र वर्ण, कृष्ण और श्वेत वर्ण का मेद निकलता है अगर इसको भेदन किया जाए। टीकाकार क्या बोलते हैं कि मेदोज ग्रंथि जो रहती है, मेदोज ग्रंथि महा शरीर इत्यादि, शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानि रीति, शरीर वृद्धि क्षयाभ्याम यथा क्रमम वृद्धि हानि यस्य स तथा मेदोष्वेव तिर धातु स्वभाव चिरस्थायित्वाद्वा। मतलब शरीर शरीर इत्यादि पद से मेदोज ग्रंथि को लिखते हैं। शरीर वृद्धि इत्यादि अर्थात यदि मेद के आधिक्य से शरीर मोटा ताजा रहता है तो मेदजन्य ग्रंथि भी मोटी ताजी रहती है। और शरीर यदि दुर्बल हो गया तो ग्रंथि भी मुरझा जाती है। इस प्रकार शरीर की वृद्धि और क्षय के साथ इसमें भी वृद्धि क्षय लगी रहती है। यह क्षय वृद्धि मेदजन्य रोगों में ही पाई जाती है, क्योंकि यह मेद धातु का ही स्वभाव है। यह मेदस्थ रोग चिरस्थायी होते हैं, अतः समय के अनुसार शरीर में जैसे हानि वृद्धि युक्त परिवर्तन होते रहते हैं, वैसे इन रोगों में भी होते रहते हैं। गच्छति चात्र इत्यादि अर्थात जब मेदोज ग्रंथि पककर फूट जाती है तो उसमें से पिण्यक अर्थात तिलकुट या स्याब जमे हुए घी के समान सफेद वर्ण का मेद बहने लगता है। गच्छति चात्र भिन्ने पिण्याक सर्पि प्रतिमम तु मेद इति भिन्ने सति पिण्याक तिलक कलकः सर्पयत्र स्यानम तदृशम मेधः स्रवति भोजेन तु मेदो ग्रंथे संप्राप्ते पठ्यते संताप्ति पठ्यते यथा मेदो वायुर्यदा मासे निक्षपेत दत्वा त्वचि तत्र मेदो भवो ग्रंथि श्यावो भवति पांडुरा कृशः कृशे महान स्थूले ग्रंथिर्भिन्नस्य पीड़ितः तिल कल्क निभा स्त्रावो घृतवश्चास्य जायते इति। इसका मतलब यह है कि जब मेदस ग्रंथि पककर फूट जाती है तो उसमें तिलकुट अथवा स्त्याम अर्थात जमे हुए घी के समान श्वेत वर्ण का मेद बहने लगता है। भोज में, भोज नाम का जो ग्रंथ है उसमें बोला है
मेदोज ग्रंथि की संप्राप्ति कही है यथा मेदोर वायु इत्यादि, अर्थात क्रुद्ध वायु, मतलब जो प्रकुपित हुई वायु है, मेद को मांस की ओर अथवा त्वचा की ओर ढकेल देता है, तब वहां पर श्याव, धूम्रवर्ण और पांडुवर्ण की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। कृष और दुर्बल व्यक्ति में एक ग्रंथि कृष या हलक सा या स्वल्पी कष्टप्रद होती है, किंतु स्थूल मेदस्वी पुरुष में ग्रंथि भी बहुत बड़ी होती है। जब ये पककर फूट जाए तो दबाने पर इसमें तिल कल के समान जमे हुए घृत के समान स्राव निकलता है। मेदोज ग्रंथि मोटे और मेदस्वी मनुष्य में मोटी और पतले में दुर्बल में हल्की सी होती है। इन दोनों में वायु के प्रकोप से मेद की विकृति होती है, अर्थात जैसे मेद शरीर में चिरानुबंधी और मंदगति धातु होता है, वैसे तजन ग्रंथि भी धीरे धीरे कई अवस्थाओं का उपभोग करती है। यह मेदोज ग्रंथि स्निग्ध होती है, महान और भारी होती है। कफ ग्रंथि के समान इसमें भी खुजली रहती है और पीड़ा कम होती है। दैववशात जब यह पक कर फूटती है तो इसमें तिलकुट के समान अथवा जब में घी के समान गाढ़ा मेद निकलता है। अब आप लोग बताइए, आप लोगों ने लाइपोमा देखा हुआ है क्या? तनिका मैडम जी, आपने देखा है मेद की ग्रंथि? कुछ अनुभव है तो कृपया बताइए, शेयर करिए अपना अनुभव। आरती मैडम, नेहा मैडम, आप लोगों ने देखा है मेदोज ग्रंथि? एक मिनट, अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, गंगवार सर, आप बताना चाहेंगे मेदोज ग्रंथि देखा है आपने? राजेंद्र सिंह जी? नहीं, आप लोग सुनना चाहते हैं, ठीक है। सिराज ग्रंथि अब पढ़ते हैं। सिराज ग्रंथि जो रहती है बहुत सारे पेशेंट में आती है। इसके बारे में क्या बता रहे हैं? व्यामस जातेर अबलस्य तैस्ते राक्षिप्य वायुस्तु शिरा प्रतानम संकुच्य संपीड़े विशोष्य चापी ग्रंथिम करोत्युन्नत माशु वृत्तम ग्रंथि शिराज सतु कृत्य साध्यो भवेद्यदि स्यात् सरुजश्चलश्च स चारुजश्चान्त्य चलो महांश्च मर्मोत्थितश्चापि विवर्जनीयः। इसका मतलब है कि बहुत व्यायाम करने से अथवा बलवान के साथ युद्ध आदि करने से वायु प्रकुपित हो जाती है और सिराओं के समूह को चलायमान करके, सिराओं का समूह है जहां पर भी बहुत सारी सिराएं हैं, चलायमान करके संकुचित करके समेट कर अथवा सुखाकर शीघ्र ही ऊंची गोल ग्रंथि उत्पन्न कर देता है। यह सिराओं की ग्रंथि कष्ट साध्य होती है, इसमें पीड़ा होती है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती रहती है। यदि पीड़ा न हो तो ग्रंथि बड़ी निश्चल और मर्म स्थान में तो असाध्य होती है, उसकी चिकित्सा न करनी चाहिए। तो विविध प्रकार का व्यायाम अगर जिम में जाके कर रहे हैं अलग अलग, या अपने से अधिक बलवान व्यक्ति के साथ युद्ध कर रहे हैं, WWF में जा रहे हैं, पानी में अचानक डुबकी लगा रहे हैं, आदि कारणों से वायु का प्रकोप होता है। व्यायाम से भी, अति व्यायाम से भी वायु का प्रकोप हो रहा है। बलवान के साथ युद्ध करने से वायु का प्रकोप हो रहा है। पानी में अचानक डुबकी स्विमिंग करने से भी वायु का प्रकोप होता है। यह प्रकुपित वायु रक्तवाही सिराओं में जाकर उनकी दुष्टि करता है, उन सिराओं को संकुचित करता है, पीड़ा करके उन्नत और वृत्त ऐसे ग्रंथि निर्माण करता है। इस ग्रंथि को सिराज ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि पीड़ा युक्त और चल्य होती है और कृच्छ साध्य होती है। पीड़ा रहित और निश्चय ग्रंथि असाध्य होती है। सिराज ग्रंथि आप लोगों ने देखा होगा, जो आर्टरीज या वेन्स के साइड में होती है। तो इसमें बोलते हैं हिमेंजियोमा, ऐसे जो रहता है वो भी हम बोल सकते हैं। तो टीकाकार बोलते हैं कि सिराज ग्रंथे संप्राप्ति महाव्यायाम जाते इत्यादि संकुचित भावितो अन्यर्थः तेन संकुचित इत्यर्थः संपीडयेति सहति कृत्य उन्नतमाशु वृत्तमिति अस्य सामान्य लक्षणैव सिद्धे पुनः दुदुक्तिम रतिशयार्थम स च सिराजो ग्रंथिर् यदि सरुजश्चलश्च स्याददा कृच्च साध्य स चारुजश्चापित्यादीनां न साध्य सचेति चकारणारुज्यत्वर्थ धर्म योगात् परे अपि ग्रंथो असाध्य इति सूचयति यदुक्तं भोजे पंचेतानुरुजो ग्रंथिन मर्मजान चलांस त्यजेत कपोलगल माल्न्यासु दुश्चिकित्साश्च संदिषु इति अन्ये तु मास रगाभयं षडं ग्रंथि वदन्तीति पठन्ति मासास्त्रजं चार्बुद लक्षणं तुल्यं हि दृष्टं त्वत् लक्षणज्ञ इति किम त्वनार्षो अयं पाठः भोजादि सामान्य तंत्रेषु दृष्टत्वात्, मतलब व्यायाम जाति इत्यादि पद में युक्त से सिराज ग्रंथि की संप्राप्ति लिखते हैं। संकुच्य यहाँ पर निर्णय प्रत्यय अर्थ में अंतर्भावी समझना चाहिए, अर्थात संकुच्य का अभिध्यार्थ तो संकुचित होकर ऐसा होता है।
किंतु यहाँ पर ऐसा न होकर ण्यन संकोच, ये सब व्याकरण है। कृश और दुर्बल व्यक्ति यदि यदि अपनी शक्ति से बढ़कर व्यायाम करता है और दूसरे प्रकार के कर्तव्य करता है, तो इस साधनों से प्रकोपित वायु शिराजाल को संकुचित करके अत्यंत पीड़ा करके अथवा उनको सुखाकर वहां पर शीघ्र ही गोल एवं उभरी हुई एक प्राकृतिक ग्रंथि को उत्पन्न कर देता है। उस ग्रंथि को शिराज ग्रंथि कहते हैं। यदि वह ग्रंथि पीड़ा युक्त होती है और चलायमान होती है तो कष्ट साध्य होती है। यदि उसमें किसी प्रकार की पीड़ा न हो तो वह अचल हो, आकार में बड़ी हो और मर्म स्थान में उत्पन्न हुई हो तो वह असाध्य होती है, ऐसा बताया है। सिराज ग्रंथि की चिकित्सा क्या रहेगा? तो हम लोग जो दवाइयां देते हैं जैसे कि रक्त पाचक, रस पाचक, ये देते हैं। और वायु बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे अभ्यंग करते हैं, तेलों का अभ्यंग करते हैं, महानारायण तेल वगैरह का, धन्वंतर तेल का अभ्यंग करते हैं और बस्ती देते हैं। और सिरा वेद करके या रक्त मोक्षण करते हैं तो सिराज ग्रंथि ठीक होती है। मेदोज ग्रंथि में हम लोग मेदोपाचक देते हैं, कांचनार गुग्गुल देते हैं, क्रव्याद रस देते हैं, आरोग्य वर्धनी चंद्र प्रभावटी देते हैं और यशद भस्म, नाग भस्म वगैरह देते हैं। तो वो मेदोज ग्रंथि में फायदा होता है। और रक्तज ग्रंथि है तो यहाँ पे रक्त मोक्षण सबसे अच्छा है, विरेचन देते हैं। रक्त पे जो भी चिकित्सा है वो करते हैं और वायु का शमन करने की जो चिकित्सा है वो देते हैं। आप लोग को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। इस ये श्राद्ध ग्रंथि को वेरिकोज वेन कहना ठीक है सर? सिराज ग्रंथि को, हाँ, वेरिकोज वेन्स में जो गांठ गांठ हो जाती है। हाँ, उसमें गांठ गांठी होती है, उसी से उसी को जॉइन कर सकते हैं। वेरिकोज हाँ, अल्सर आएगा ना एग्जैक्टली। अल्सर तो वो व्रण हो अल्सर जाता अल्सर तो बाद में होता है, अल्सर थोड़ी होता है शुरुआत में वेरिकोज वेन में। है। केवल वो फूले वेरिकोज वेन को गांठ बन सिरागत जाती वात, सिरागत वात कहेंगे। अगर गांठ आ रही है तब ग्रंथि बोलेंगे, है ना। है। उसमें गांठ गांठ ही बनती है वेरिकोज वेन में, अधिकांश छोटी छोटी सी जो नहीं, ऐसे तो वो डायलेटेड रहता है ना, डायलेटेशन रहता है सर। हाँ। डायलिटेशन है तो वो सिरागत वात ऐसे बोलते हैं। अगर उसमें गांठ बनती है तो वो सिराज ग्रंथि हो जाएगा जी। जहां पर भी ग्रंथिवत हो रहा है तो वो उसको बोलेंगे। आदित्य सर, अंजना मैडम, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं सिराज सर इसका ग्रंथि में? थोड़ा जो ट्रीटमेंट है थोड़ा काइंडली वो एलेबोरेट कर दीजिए इसका जो है सर। अभ्यंग के अलावा और इसमें क्या कर सकते हैं? जैसे शिरा ग्रंथि में जैसे आपने बोला कि मेंजियोमा, जैसे सर यूट्रस में भी हो जाता है सर किसी किसी को, तो सर इसमें क्या ट्रीटमेंट करेंगे? रक्त पाचक देते हैं। रक्तगत जो आम है उसका पाचन होना चाहिए, इसलिए रक्त पाचक देते हैं। रक्त का प्रसादन करने वाले द्रव्य देते हैं जैसे कि ताप्यादि लौह, स्वर्ण माक्षिक भस्म, चंद्रकला रस, ऐसे और भी बहुत सारे मंजिष्ठा, सारिवा, जो भी रक्त पे काम करते हैं वो दवाइयां देते हैं। और प्रसादन करना है। उसी तरह से हम लोग को रक्त मोक्षण करना बहुत जरूरी होता है, विरेचन करना होता है, उपवास करना होता है और रक्त पित्त की चिकित्सा वो करते हैं। और वायु की भी चिकित्सा करनी है तो वायु की चिकित्सा में हम लोग बस्ती देते हैं, अभ्यंग कराते हैं, ये सब करते हैं और लेप वगैरह लगाते हैं। लेप भी कैसे? जो पित्त शामक हो, अगर वहां पे दाह पाक वगैरह हो रहा है, पित्त शामक हो, जैसे अगरू हो गया, चंदन हो गया, दारू हरिद्रा, हरिद्रा, ये सब देते हैं। थैंक यू। जी। और कुछ किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। नमस्कार सर। जी सभी मैम। लोग को नमस्कार। प्रणाम मैम। जी सर नमस्कार सभी लोग को। सर ये बात चल रही थी ना, मैंने थोड़ा सा अभी लेट ज्वाइन किया था। मैं यही बता रही थी, जैसे मैडम ने बोला कि यूट्राइन फाइब्राइड या फिर जो भी गिरसिराज ग्रंथि की बात चल रही थी, तो आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि ये एक जो ग्रोथ हो रही है ये कहीं ना कहीं अवरोध जन्य भी होती है या फिर श्रोतरोध जन्य होती है और बीमार गमन से होती है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा बहुत अच्छा फॉर्मूला रहता है कि हमें श्रोत शोधन पे ही ध्यान देना है, क्योंकि अब मूल से ही चिकित्सा करनी है। और दूसरी बात यह है कि जैसे मैडम ने कहा कि इसमें क्या करना चाहिए, तो हम सबसे पहले इसमें दो तीन पॉइंट ही ध्यान में रखते हैं। श्रोतोशोधन करना है उससे पहले, क्योंकि श्रोतोशोधन के लिए जो भी आप मेडिसिन देंगे उसके लिए दीपन और पाचन बहुत जरूरी है। तो आप अग्नि दीप्त करिए, अग्नि को जो है दीप्त करने के बाद उसके दोषों का पाचन करिए। और अगर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यूट्राइन फाइब्राइड अपान वायु है, तो वहां पे हमें थोड़ा सा विरेचन कर्म और वस्तीकरण पे भी कंसंट्रेट करना पड़ता है, क्योंकि
अर्बुद के भी कई तरह के टाइप बताए गए हैं शास्त्रों में, लेकिन मैं एक सामान्य चिकित्सा आपको बताना चाहती हूँ। उसके साथ में फिर गृहिणी चिकित्सा पे भी कंसंट्रेट इसलिए करना पड़ता है कि अग्नि हमारी प्रदीप्त रहे, और अग्नि प्रदीप्त रहेगी तभी हमारी जो जठराग्नि, धात्वाग्नि और भूताग्नि लेवल तक हम पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अति सूक्ष्म रूप में हमें जाके शुद्ध कार्य करना होता है। तो मेरा जो प्रोटोकॉल रहता है वो यही है कि इसमें हम नस्य चिकित्सा भी करते हैं, जब वो उसमें लगता है कि अब वो शुद्धि हो चुकी है, दीपन पाचन अच्छे से हो चुका है, हल्का मृदु विरेचन हो चुका है। उसके अंदर बस्ती चिकित्सा भी यहाँ पे बहुत अच्छा सा है। लेकिन जो काम है वो लेखन कर्म पे ही करते हैं। तो एक मेरा अभी वर्क शुरू हुआ है स्टूडेंट का, पीजी का, लेखनीय महाकषाय जो हमारे चरक में बताए गए हैं, उसका हमने एक पूरा का पूरा जो है उसे संस्कारित हमने तेल बनवाया है। और वो तेल जो है हम मातृवस्ती के उस रास्ते से उसको पेशेंट को देंगे। अभी उसका सिनॉप्सिस जमा हुआ है, अभी थीसिस वर्क हम शुरू करवाएंगे अगले अगले साल से, लेकिन ये प्रोटोकॉल बन गया है और उसमें क्या है कि उसका रिजल्ट हम देखेंगे। इसके अलावा भी जो लेखनीय द्रव्य हम मुंह से दे सकते हैं, जो थीसिस टॉपिक के अलावा भी हम जो काम कर रहे हैं, उसमें मैंने एक और करवाया है कि दशमूल का क्वाथ लिया है, उससे उसका तेल बनवाया है, दशमूल तेल का। और उसमें ना यपछार का उसमें मैंने वो कहना चाहिए एक भावना दिलवाई है, यपछार उसमें मिलाया है, और उसका भी मैं तेल लगवा के अभी कर रही हूँ। उसका भी रिजल्ट लेखन कार्यों के लिए बहुत अच्छा आया है। और इसके अलावा भी हम जो चिकित्सा करते हैं, सबने बहुत अच्छे से बताई है। कव्याद रस का रोल बहुत अच्छा आता है, व्यक्रांत रस का रोल बहुत अच्छा आता है, शिला सिंदूर का रोल बहुत अच्छा आता है, और रक्तपाचक का रोल भी है, सबने बताया अभी अभी। तो मैडम इसमें चिकित्सा हम उसी हिसाब से करते हैं, पेशेंट की प्रकृति और जो हमारा बल क्या है, पेशेंट के अग्नि बल क्या है, पेशेंट का अपना बल क्या है, और रोग का बल क्या है, कितना बड़ा फाइब्राइड है। मुझे लगता है 4.55 तक हम सारे फाइब्राइड को गवर्न कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये कि पेशेंट के पास पेशेंस होना चाहिए और अच्छे से पेशेंट आप पे ट्रस्टी होना चाहिए। ये नहीं है कि नहीं मैं यहाँ दिखा लूँ वहां दिखा लूँ, और पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी देता है। रीडिंग वगैरह तो हम लोग को लगता है शुरू के 3 महीने में कवर हो जाती है, बाकी और चीजों में थोड़ा समय लगता है। ठीक जी है। मैम, थैंक यू जी मैम। लेकिन इसमें थोड़ा सा जैसे डिफरेंस। मात्रावस्ती है, और किस चीज से मात्रावस्ती कर सकते हैं इसमें, अगर सपोज मात्रावस्ती ही देना रहे? तो जैसे मैंने बोला ना आपको, लेखनीय मार्गशाय का आप बना सकते हैं, क्वाथ भी बना सकते हैं, तेल भी बना सकते हैं, और जो भी लेखनीय द्रव्य है जैसे शिगरू तेल बना सकते हैं, पड़ुआदि क्वाथ बरु शिगरू तेल बना सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास पटोल वगैरह इसलिए देते हैं, पटोल आदि क्वाथ है, पटोल कटलुंगनी क्वाथ है, इसलिए देते हैं कि पित्त को भी हमें ठीक करना है, और जब पित्त ठीक होगा तो रक्त ठीक होगा। तो भूनिम्ब आदि क्वाथ का भी बहुत अच्छा काम मिला है, क्योंकि गृहिणी दृष्टि को दूर करना है। तो ये आप कर लोगे, थोड़ा सा हमें कंसंट्रेट करना होता है पेशेंट को देख के ही। अगर हम प्रोटोकॉल बनाए, और हर पेशेंट में अलग अलग प्रोटोकॉल बनता है मेरे हिसाब से, एक प्रोटोकॉल सारे पेशेंट में नहीं बन पाता। तो उसमें आपको मेन लेखनीय द्रव्य का काम जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा काम होता है। जी मैम, थैंक यू सो मच। एक बस चेंज करना है। मैडम जी ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन मैडम जी ने अर्बुद का बताया। सिरा ग्रंथि का चिकित्सा, आपने कहा यूट्रस में सिरा ग्रंथि होती है, तो वो कैसे पता चलेगा आरती मैडम? ग्रंथि अलग है, अर्बुद तो अर्बुद में मांस और मेद की दृष्टि हो जाती है, और जो ग्रंथि है उसमें इतनी दृष्टि नहीं होती है कि मांस और मेद को इन्वॉल्व करे। ग्रंथि थोड़ा अलग है। ग्रंथि मतलब छोटी गांठ रहती है, इसमें भी मांस रक्त मेद सिरा रहती है, लेकिन इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अगर वो ज्यादा व्याप्ति हो जाती है तब अर्बुद हो जाता है। तो सर जैसे हमारे पास जैसे रिटर्न में रिपोर्ट्स आते हैं, तो उसमें जो हीम एंजियोमा जिसे बोलते हैं, सर वो हाँ, चीज आई थिंक वो इसमें वो कवर होगी। ग्रंथि हो जाएगा, हाँ। और अर्बुद हो गया ये, फाइब्रॉइड्स हो गया, या फाइब्रोमा, एडिनोमा, ये सब हो गया बड़े बड़े जो जहां पे ज्यादा व्याप्ति है। जी, तो अब अर्बुद का निदान पढ़ते हैं, 18 और 19 नंबर का श्लोक। सर गाठ। इसके जो हमें हाँ कारण बोलिए। दिख रहे हैं शिरा ग्रंथि के, कि बहुत ज्यादा व्यायाम करने से और दुर्बल व्यक्ति में होता है, तो उसके हिसाब से तो इसका वेरिकोज वेन का पूरा लक्षण आता है, और लक्षणों के हिसाब से भी वेरिकोज वेन का आता है ये। वेरिकोज वेन्स में तब कंप्लीट गांठ, गांठ होगी तब ना सर। अगर गांठ नहीं है, केवल डायलिटेशन है, तो मतलब पुणे के वैद्य लोग उसको सिरागत वात बोलते हैं। अगर उसमें ग्रंथिवत हो रहा है, जब मतलब उसमें मेद का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उसमें मांस का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, रक्त का भी इन्वॉल्वमेंट, और सिराओं की भी हो रही है, तब मिला के तब ग्रंथि हो जाएगा, और उसमें शोथ हो जाएगा, ऊपर बड़ा बड़ा हो जाएगा, तो ग्रंथि हो जाएगा। अब ग्रंथि जो है
ग्रंथि मतलब उसमें गांठ होना, ये हो जाएगा ना। ग्रथनवत वेदना मतलब उसमें ग्रथन जैसा दोष इकट्ठा होकर ग्रथित हो रहे हैं। वेरिकोज वेन्स में डायलेटेशन होता है। ठीक है। सर इसमें ना मैम ने एक बार मेरे को बताया था, बहुत अच्छा ना सर इसका एक्सप्लेनेशन। सर मैंने उसके बाद बहुत सारे पेशेंट्स में किया भी, मैं सर उसका डाटा भी कलेक्ट कर ली हूँ। हाँ अंजना मैम ने मेरे को गाइड किया था हाँ सर उसमें। कचनार, शिगरू, एरंडमूल सर, और एक मैंने सर ऑनलाइन एक लेक्चर अटेंड किया था सर, साउथ इंडियन किसी डॉक्टर का, तो सर उन्होंने गोरखमुंडी सर एक, ये भी एक हर्ब बताई थी, गोरखमुंडी। सर इन 4-5 हर्ब्स का सर जब हम निरुवस्ती क्वाथ के रूप में देते हैं सर, कितनी भी उसका ग्रंथि ग्रंथि हो या अर्बुद हो सर, जब हम काल बस्ती के रूप में इनको करते हैं सर। और जो मैम ने ऑयल बताया था सर, काश्यप संहिता से था वो ऑयल। एक सर शिगरू तेल बताया था मैम ने, और हिंगवादी तेल शायद मैंने बनाया भी था। और सर एक और ऑयल बताया था मैम ने। और सर वरुण शिग्रुक्वाथ सर, वरुण का भी इसमें, शिग्रू का भी, और किसी किसी पेशेंट में सर करंज का भी। सर जब हम निरंतर सर इवन अगर कालवस्ती के रूप में भी करते हैं तो नॉर्मली सर 1 मंथ के अंदर ही पेशेंट का सर जो फाइब्रॉइड या जितना भी ये ग्रंथिज रहता है सर, मोस्टली अगर ग्रंथि रहता है तो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। और अगर फाइब्रॉइड रहे सर पहले या तीसरे सेट तक सर पूरा डिसॉल्व हो जाता है। ये सर ये मैम ने ही बताया था, और बाकी सर आपने भी इसमें कई चीजें बताई थी, कई सारे ऑयल्स बताए थे। तो सर जब उसको थोड़ा थोड़ा मैम ने बताया था कि जैसे आप 50% ये दो, 50% ये दो, तो सर उससे डिसॉल्व होता है और रिजल्ट सर बहुत अच्छा आता है बिना सर्जरी के ही। जी। अब वो विरेचन वगैरह कराए हैं, वायु का शमन करना है, अगर जैसा कंडीशन है उस हिसाब से हम लोग करते हैं। तो अर्बुद का जो है ये हम लोग कल मंडे को करेंगे। अभी अर्बुद शुरू करेंगे तो अभी टाइम नहीं है, अभी हम लोग आधा घंटा का ही करते हैं। तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ। हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे, उसमें भी नया अध्याय शुरू हो जाएगा। तो आप लोग 7 बजे मिलिए। तब तक के लिए थैंक यू। थोड़ा आधा घंटे का ब्रेक। थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम। प्रणाम सभी को।